प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है और उसके तहत जो है सीईटी स्नातक स्तर के बाद में उसकी परीक्षा अभी सितंबर में है। उसके बाद में फिर सीईटी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका, उसके एग्ज़ाम अक्टूबर में है। और कल ही जो है आरएस की जो बहुप्रतीक्षित भर्ती थी वो भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी सेवा के साथ साथ में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए जो है वो एक सुनहरा अवसर है। और उसी के बाद में ही एसआई की भर्ती भी आने वाली है। तो अभी की जो एसआई की भर्ती चर्चित रही, उसके बाद में लंबे समय से इंतजार है एसआई की भर्ती का, तो एसआई की भर्ती भी आने वाली है। तो ये एक दौर शुरू हो चुका है। आप लोग तैयारी करिए बहुत बेहतरीन तरीके से, और हम लोग भी आपके साथ में हैं। पीएसपी एक फाउंडेशन बैच लॉन्च करने जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो कॉलेज एजुकेशन के साथ में ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करवाई जाएंगी, और उसमें जो है वो हम हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे। यहाँ हम लोग जो करंट की क्लास ले रहे हैं उसमें आपने कल जो है भारत और विश्व का जनवरी माह का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, और अब हम लोग जनवरी माह का आज जो है राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग एक बार जो है रिपीटेशन करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है इस करंट को जो है वो निरंतर उसको एक गति देंगे। तो आज हम लोग राजस्थान के करंट अफेयर्स के तहत जो है वो जनवरी महीने का करंट अफेयर्स, जो कि सीईटी के दृष्टिकोण से भी अगर आप लोग देखो, और फिर उसके बाद में अगर आप लोग जो है वो इसको देखते हो कि आरएस के दृष्टिकोण से भी, तो दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की, है ना। तो नागरिक सम्मानों की अगर हम लोग बात करें तो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्मश्री से राजस्थान की 4 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अभी जो ये 26 जनवरी गई, यानी उससे पहले दिन यानी 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की। और उन पद्म पुरस्कारों की घोषणा में राजस्थान की 4 विभूतियां ऐसी हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान से कितने लोग हैं? 4 लोगों को पद्मश्री प्राप्त होगा। इसमें एक तो है जानकी लाल, कहाँ के हैं? ये भीलवाड़ा के हैं, और कला के क्षेत्र में उनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद में लक्ष्मण भट्ट तेलंग, है ना, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, और ये कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। उसके बाद अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये भी कला के क्षेत्र में हैं और बीकानेर के हैं। और उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो माया टंडन, ये सामाजिक कार्यकर्ता है और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है, और इनको जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पद्मश्री पुरस्कारों की अगर अपन लोग बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार जो है वो सबसे पहला नाम किसका है? जानकी लाल, जो कि है ना, उनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, और ये कला के क्षेत्र में है जानकी लाल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर अपन लोग देखें तो यहाँ कौन है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग है। कौन है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ठीक है, और ये भी कला के क्षेत्र में है। उसके बाद में तीसरे व्यक्ति की अगर अपन लोग बात करते हैं तो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये दोनों हैं। इनका नाम क्या है? एक तो है अली मोहम्मद और एक कौन है? गनी मोहम्मद, ठीक है। तो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन दोनों को भी संयुक्त रूप से पद्मश्री प्राप्त हुआ है। और चौथे, तो ये तीनों तो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और चौथे सामाजिक कार्यकर्ता जो सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता हैं, और उनका नाम क्या है? माया टंडन, तो इनको भी पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान से पद्मश्री प्राप्त करने वाले कितने हैं? 4 हैं, है ना। तो एक तो कौन है? जानकी लाल, उसके बाद में कौन है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग, उसके बाद कौन है? अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, और उसके बाद में कौन है? तो उसके बाद में है आपके यहाँ पे माया टंडन। तो 4 पद्मश्री हैं, लेकिन व्यक्ति कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो पद्मश्री राजस्थान में जो पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए उसमें कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए? 4 पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में अगर आप लोग देखोगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 5 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनसे संबंधित जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जानकी लाल हैं वो भीलवाड़ा के हैं और बहुरूपिया कलाकार, यानी अलग अलग प्रकार के जो है वो रूप धरते हैं ये, ठीक है। तो स्वांग रचना जिसको अपन लोग कहते हैं, उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले जानकी लाल भांड को बहुरूपिया बाबा के नाम से जाना जाता है। तो बहुरूपिया कलाकार है, इसलिए जानकी लाल भांड को क्या कहा जाता है? बहुरूपिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जयपुर के लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो है वो ध्रुपद गायकी का संत साधक कहा जाता है ना। तो ध्रुपद गायकी में आप लोग जानते हैं उसके अंदर जयपुर घराना जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो जयपुर के लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो है उन्होंने गायन की एक नई शैली रची है और उसका नाम क्या है? पचरंग है। क्या नाम है? पचरंग। तो ध्रुपद गायकी
के अंदर उसका संत साधक कहा जाता है लक्ष्मण भट्ट तेलंग जयपुर को। उसके बाद में अपन लोग देखें तो बीकानेर के तेजरासर गांव जो है वहाँ के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये दोनों मोहम्मद बंधु हैं, गनी बंधु हैं, और इनको संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला है। और मांड गायकी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो बीकानेर के तेजरासर गांव के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये जो है वो मांड गायकी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और माया टंडन जो है वो जेके लोन अस्पताल की पूर्व अधीक्षक रही हैं और सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाली डॉक्टर टंडन वर्तमान में सहायता संस्था की अध्यक्ष है ना। तो माया टंडन जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है, और ये सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका एक संस्था चल रही है, उस संस्था का नाम क्या है, सहायता, और सहायता संस्था की ये क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जानकी लाल, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, उसके बाद में अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद और माया टंडन, ये 4 राजस्थान से पद्मश्री हैं। राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव एक प्रमुख पद होता है, प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे ऊपर का पद है ना, यानी कि मुख्यमंत्री जो हैं उनके अगर अपन लोग देखें तो उनका जो प्रमुख व्यक्ति होता है जो राज्य की पूरी मशीनरी को चलाता है वो मुख्य सचिव है। तो यहाँ पे ये जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुधांश पंत जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत है, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। और उन्होंने जो है वो उषा शर्मा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? उषा शर्मा। तो इससे पहले उषा शर्मा जो थी वो राजस्थान की मुख्य सचिव थी, वो दूसरी महिला थी जो राजस्थान की मुख्य सचिव बनी। और इस प्रकार से राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुधांश पंत बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, के राधाकृष्णन, है ना। तो के राधाकृष्णन जो थे वो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। उसके बाद में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, है ना। तो नेता प्रतिपक्ष कौन बने? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? जो विपक्षी दल है। और विपक्षी दल कौन है राजस्थान में? कांग्रेस पार्टी, है ना। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया गया है? टीकाराम जूली को। किसको बनाया गया है? टीकाराम जूली जो है वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इस प्रकार से 16वीं विधानसभा में जो है वो कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया है। ठीक है, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता है ये। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता कौन है? टीकाराम जूली। ठीक है, और ये अभी कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। ठीक है, तो 16वीं जो विधानसभा है उस 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो टीकाराम जूली है। ठीक है, अब हम लोगों इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। एक तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। नेता प्रतिपक्ष जो भी होता है उसको कैबिनेट लेवल का दर्जा दिया जाता है। और ये दलित वर्ग से आते हैं, यानी एससी वर्ग से आने वाले जूली जो हैं वो अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक बने हैं। कहाँ से विधानसभा सीट से बने? ये अलवर ग्रामीण से ये जो है वो बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो अशोक गहलोत की जो पिछली सरकार थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। ठीक है, तो राजस्थान के पहले विधानसभा प्रतिपक्ष नेता कौन थे? तो जसवंत सिंह थे। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे पहले मुख्य सचिव राधाकृष्णन थे, ऐसे कैसे जसवंत सिंह जो है वो राजस्थान के पहली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उसके बाद में सरकार का मुख्य सचेतक कौन है? ठीक है, तो विधानसभा के अंदर मुख्य सचेतक होता है जो सरकार की नीतियों के बारे में जो है वो काम करता है। तो मुख्य सचेतक किसको नियुक्त किया गया राजस्थान विधानसभा में? तो उनका नाम क्या है? जोगेश्वर गर्ग। ठीक है, तो राजस्थान का मुख्य सचेतक सरकार ने किसको नियुक्त किया है? तो मुख्य सचेतक कौन है? तो मुख्य सचेतक हैं आपके जोगेश्वर गर्ग हैं। और जोगेश्वर गर्ग जालोर से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और मुख्य सचेतक को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो जोगेश्वर गर्ग जो हैं वो राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य सचेतक हैं, जिनको आप लोग देख सकते हो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तथा ये जालोर से आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊँट महोत्सव की, क्योंकि राजस्थान जो है वो धुरारी धरती है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है वो ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर। और ऊँट के दृष्टिकोण से भी आप लोग देखो कि बीकानेर आप लोगों को याद रह जाएगा। तो 12 से 14 जनवरी तक बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का जो है वो आयोजन किया गया। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। इसका थीम क्या था? इसका थीम था आइकन्स ऑफ बीकानेर।
ठीक है। तो आइकन्स ऑफ बीकानेर जो है वो इसका थीम था, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊंट महोत्सव के अंदर मिस्टर बीकाना किसको जो है घोषित किया गया, तो श्रीकांत व्यास जो है वो मिस्टर बीकाना बने, ठीक है। उसके बाद ढोला मरवण विजेता कौन है, तो सूर्य प्रकाश पुरोहित, ठीक है। मिस मरवण, तो मिस मरवण कौन है, तो हर्षिता मारू, और मिसेज मरवण कौन है, तो आशा आचार्य, ठीक है। तो मिस मरवण हर्षिता मारू, ठीक है। तो यहाँ पे मिस मरवण, तो मरवण में यानी है ना, ये मरु मारवाड़ से संबंधित है, तो मिस मरवण कौन बनी है, तो मिस मरवण कौन बनी है, हर्षिता मारू, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और मिसेज मरवण कौन है, तो मिसेज मरवण की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये कौन है, तो ये है आशा आचार्य, जिनको मिसेज मरवण घोषित किया गया है। ढोला मरवण कौन है, तो सूर्य प्रकाश पुरोहित है। और मिस्टर बीकाना कौन है, तो मिस्टर बीकाना कौन है, श्रीकांत व्यास है। अब हम लोग यहाँ पे श्री करणपुर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, है ना, क्योंकि 5 जनवरी 2024 को श्री करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हुआ और 8 जनवरी को इसकी मतगणना हुई। तो श्री करणपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संपन्न चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 11,283 मतों से पराजित किया है। और इस पराजय के बाद में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो चुनाव हुआ वो 5 जनवरी 2024 को श्री करणपुर विधानसभा का चुनाव हुआ। ये करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र श्री गंगानगर में पड़ता है और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पराजित किया और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद दिया गया था, लेकिन यहाँ से हार के बाद में उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। नवगठित भाजपा की भजनलाल सरकार का मंत्रिपरिषद का गठन कब हुआ था, 30 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन मंत्रालय जो है वो दिया गया था। इंदिरा गांधी से संबंधित जो है, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित मंत्रालय भी इनके पास में था, ये मंत्रालय उनको दिया गया था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को। लेकिन सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जब श्री करणपुर के विधानसभा क्षेत्र पर जब उनके जो निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन में कांग्रेस प्रत्याशी से जब हार का सामना करना पड़ा तो इस मंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसलिए करणपुर का विधानसभा चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण था। तो करणपुर विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। वहाँ से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो कृषि एवं जल मंत्री तथा उनको ये भी अपने जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी मंत्री इनको बनाया गया था, तो उनको ये मंत्रालय दिया गया था। किसने, भजनलाल सरकार ने। और भजनलाल सरकार का मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। उसके बाद में 5 जनवरी को ये चुनाव हुए तो 8 जनवरी को इसकी मतगणना हुई जिसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की पराजय हुई और इसलिए फिर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से 16वीं विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ, किंतु कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह किन्नर के निधन के कारण श्री करणपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान को स्थगित कर दिया गया था। तो आपको पता हो तो 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर 2023 को मतदान पूर्ण हो गया था, लेकिन राजस्थान में जो मतदान हुआ था वो 199 सीटों पर हुआ था, 200 में से 1 सीट पर मतदान नहीं हुआ था। कारण क्या था, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद में ये पद जो है या ये जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर चुनाव फिर से करवाए गए थे करणपुर की विधानसभा में, और वही जब निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव हुए तो वहाँ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है और राजस्थान में भी आर्थिक विकास और विशेष करके पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए ये परियोजना महत्वपूर्ण है। ERCP ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। पूर्वी राजस्थान या ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना, ठीक है। जैसे वहाँ पे पश्चिम में इंदिरा गांधी नहरी परियोजना है, ऐसे यहाँ पे पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना है। और ये जो परियोजना है उसमें 3 मुख्य पार्टियां हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है, और उसके बाद में राजस्थान गवर्नमेंट है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है और इसमें एक त्रिपक्षीय MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। और वो 3 पक्ष कौन कौन से हैं, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार। इन तीनों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है नई दिल्ली के अंदर, और ये एक बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इस परियोजना में पार्वती, काली सिंध और चंबल
इन नदियों के पानी को जोड़ करके और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के अंदर जल को पहुंचाया जाएगा, इसीलिए इसको पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कहा गया है। तो इसके अंतर्गत अगर आप लोग देखो तो एक तो पार्वती नदी, उसके बाद में यहाँ से अगर आप लोग देखो तो एक तो काली सिंध नदी, और उसके बाद में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे चंबल नदी, इन तीनों ही जो नदियाँ हैं उन नदियों को जोड़ करके और मध्य प्रदेश और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए एक ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस परियोजना में शामिल रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, इसरदा बांध का क्षमतावर्धन और 26 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो 21 जिले वर्तमान में शामिल है। कितने जिले शामिल हैं? 21 जिले शामिल है। और तीनों का प्रतिशत कितना है? तो केंद्र सरकार इसमें 90% पैसा लगा रही है, फंडिंग 90% केंद्र सरकार, और राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो है वो हिस्सा कितना है? 5 और 5 है। इस प्रकार से 100% में से 90% हिस्सा केंद्र सरकार का है, 5% राजस्थान और 5% मध्य प्रदेश लगा रही है। और इसमें कितने जिले शामिल हैं? 21 जिले शामिल है। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के पानी को जोड़ करके पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है वो विकास के लिए तथा अपन लोग यूँ कह सकते उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि के लिए और इस प्रकार उद्योगों को पुनर्जीवन देने के लिए ये परियोजना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ में जोड़ करके आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में एकीकृत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मांगी। पहले गहलोत सरकार के समय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी, केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो आयुष्मान भारत योजना चलती थी। तो यहाँ पर क्या किया है, अभी की जो भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की जो सरकार है, उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और केंद्र सरकार का आयुष्मान भारत कार्यक्रम, उन दोनों को एक साथ जोड़ करके आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उस योजना को एकीकृत कर दिया है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत, यानी आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी ये गहलोत सरकार की योजना थी। इन दोनों को जोड़ करके आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो इसको एकीकृत रूप से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो 1 मई 2021 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत शुरू किया गया था, है ना। तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की थी। तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 2018 में लॉन्च किया गया था। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की। अन्नपूर्णा रसोई योजना को पहले सरकार जो थी वो इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलाती थी, उसी का नाम परिवर्तित करके इस सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। ठीक है, इसके तहत प्रति प्लेट खाने का जो वजन है वो 450 ग्राम से बढ़ा करके सरकार ने कितना कर दिया है? 600 ग्राम कर दिया है। पहले 450 ग्राम जो एक प्लेट में खाना दिया जाता था, अब 600 ग्राम दिया जाएगा और इसका मूल्य वही रहेगा जो पहले था, यानी 8 रुपये में प्रति थाली आप खाना खा सकते हो। अन्नपूर्णा रसोई योजना है जिसको पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलाया जाता था। इसके तहत प्रत्येक थाली में 300 ग्राम तो चपाती आएगी, 100 ग्राम दाल आएगी, 100 ग्राम सब्जी आएगी, 100 ग्राम चावल अथवा मिलेट्स अन्न आएंगे, खिचड़ी और अचार मिलेगा। तो इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति थाली दिए जा रहे अनुदान को भी 17 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 22 रुपये कर दिया है। यानी अनुदान जो पहले 17 रुपये सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, अब कितना अनुदान दिया जाएगा? 22, यानी 5 रुपये इसमें भी बढ़ा दिए गए हैं। और उसके बाद में भी फिर अपन लोग अगर देखते हैं तो इसी में मूल्य 8 रुपये रखा गया है। पहले 450 ग्राम था, अब कितना ग्राम कर दिया है? 600 ग्राम कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ अगला जो है वो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। ठीक है, और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है किसके बीच में चला? तो ये चला भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमारात के बीच में। कहाँ पर ये अभ्यास चला? बीकानेर के महाजन रेंज में। कहाँ पर? बीकानेर के महाजन रेंज के अंदर संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी किया गया और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को जो है वो हम डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास कहते हैं। तो डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट में साइक्लोन चक्रवात, तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। और ये कौन कौन से देश? भारत और UAE भी एक प्रकार से रेगिस्तानी देश है ना, अरब कंट्रीज है ना। तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात दोनों के बीच में बीकानेर के महाजन रेंज के अंदर जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सदा तानसिक
तो ये सदा तानसिक, ये भी एक युद्धाभ्यास है और ये भी बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है वो शुरू किया गया। और ये किस किस देश के बीच में है, तो यहाँ पे भारत है और भारत के साथ में सऊदी अरब है। तो भारत और सऊदी अरब दोनों के बीच में जो अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम क्या है, सदा तानसिक है। जबकि भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे अगली जो है वो फिर एक और अभ्यास की बात यहाँ पर कर रहे हैं और वो है वायु शक्ति 2024। ठीक है, तो वायु शक्ति 2024, अब जिस प्रकार से अपन लोगों ने देखा सदा तानसिक जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास था भारत और सऊदी अरब के बीच में, उसी प्रकार से अपन लोगों ने देखा डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। तो यहाँ वायु शक्ति है, वायु शक्ति 2024, ये वो दोनों जो अभ्यास थे वो बीकानेर के महाजन रेंज में जो है वो किए गए थे। और ये जो वायु शक्ति अभ्यास है वो कहाँ पर किया जाता है, जैसलमेर के अंदर किया जाता है ना। तो जैसलमेर जिले का कौन सा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र है चांदन क्षेत्र। और इस चांदन क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। ठीक है, तो वायु शक्ति नाम से स्पष्ट है कौन सी सेना है, वायुसेना है। और कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। वायुसेना के द्वारा जैसलमेर में वायु शक्ति 2024 आयोजित किया जा रहा है और इसमें 150 एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़। उसके बाद भारत और जापान के बीच में गार्जियन युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है ना। तो भारत और जापान के बीच में कौन सा है, गार्जियन। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है भारत और यूएई। ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा चलता है, तो उनके बीच में चलता है डेजर्ट साइक्लोन, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर है भारत और सऊदी अरब, इनके बीच में कौन सा चलता है, सदा तानसिक। ठीक है, उसके बाद में फिर वायु शक्ति जो है वायुसेना का है, ये दोनों कहाँ पर है, बीकानेर में। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। और उसके बाद में बीकानेर में ही फिर एक और अभ्यास है और वो कौन सा है, धर्म गार्जियन। क्या नाम है उसका, धर्म गार्जियन। और वो भारत के साथ में जापान है ना। किस किस के बीच में है, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किए गए नई दिल्ली में। ठीक है, तो राजस्थान की तरफ से अगर अपन लोग देखें तो अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। तो अर्जुन पुरस्कार किसको प्राप्त हुए हैं, दिव्यकृति सिंह को। राजस्थान की तरफ से अर्जुन पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, दिव्यकृति सिंह को। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, महावीर प्रसाद सैनी को। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे दिव्यकृति सिंह जो राजस्थान के उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो उन खिलाड़ियों के जो कोच होते, गुरु होते, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया, महावीर प्रसाद सैनी को दिया गया। ठीक है, तो जयपुर में जन्मी दिव्याकृति सिंह घुड़सवारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण उनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। जयपुर की है दिव्याकृति सिंह, कहाँ की है, जयपुर की। और घुड़सवारी में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसलिए उनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दिव्यकृति सिंह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला घुड़सवार है और कहाँ की है, जयपुर की है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो दिव्याकृति सिंह ने 19वें एशियाई खेलों में भारतीय घुड़सवारी टीम की सदस्य थी, जिसने 41 वर्षों के बाद में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद में राजस्थान की पैरा एथलेटिक के प्रशिक्षक हैं महावीर प्रसाद सैनी, जो सूरतगढ़ के निवासी पैरा एथलीट के प्रशिक्षक है। मैंने आपको कहा था गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, नाम से ही स्पष्ट है। तो पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षण कौन है, महावीर प्रसाद सैनी। इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग देखें तो महावीर प्रसाद सिंह सैनी जो हैं वो व्यक्ति जिनको भारतीय पैरा ओलंपिक में कोच भी नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राजस्थान देश के 27 प्रदेशों के अंदर जो है 25वें स्थान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 27 राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है, तो राजस्थान 25वें स्थान पर रहा है और 1212.14 अंक राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। शहरों के परिणामों में राज्य का एक भी शहर शीर्ष 10 में स्थान नहीं बना पाया है। तो शहरों की स्वच्छता का जब
है ना, सर्वेक्षण किया गया और उसके जब पुरस्कार दिए गए तो उसमें भी टॉप 10 में राजस्थान का एक भी शहर नहीं है, जबकि 27 राज्यों में राजस्थान का 25वां स्थान। अगर इस रैंकिंग की बात करें तो जयपुर नगर निगम जो है उसके हेरिटेज को 171वां स्थान और जयपुर नगर निगम ग्रेटर को 173वां स्थान मिला है। ठीक है, तो कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में राजस्थान के 3 शहरों में से डूंगरपुर को 3 स्टार और नाथद्वारा और उदयपुर को 1 रैंकिंग जो है वो प्राप्त हुई है। तो कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी अगर अपन लोग देखें, ठीक है, कचरा मुक्त शहर, तो उसमें 3 शहर है राजस्थान से। एक तो कौन सा है, डूंगरपुर है। कौन सा है, एक डूंगरपुर है। उसके बाद कौन सा है, नाथद्वारा है। ठीक है, और एक कौन सा है, उदयपुर है। तो ये साउथ राजस्थान के ही तीनों शहर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि जयपुर नगर निगम को 171 हेरिटेज को और जयपुर नगर निगम ग्रेटर को 173वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। टॉप 10 में राजस्थान का एक भी शहर नहीं है, जबकि 27 प्रदेशों में राजस्थान का 25वां स्थान है। ये किससे संबंधित है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 से संबंधित है। अगली खबर की तरफ हम लोग यहाँ पर जो रुक करेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया जाता है और ऐसे बाल जो 5 से 18 साल की उम्र के बालक हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसा अचीवमेंट प्राप्त किया है तो उनको जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से जो है वो भारत सरकार नवाजती है। ठीक है, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया और इन 19 बच्चों में कोटा के छात्र आर्यन सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या नाम है इनका, आर्यन सिंह। आर्यन सिंह कहाँ के हैं, कोटा के हैं। ठीक है, इनको क्या प्राप्त हुआ है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये जो आर्यन सिंह हैं, ठीक है, ये आर्यन सिंह किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्होंने जो है वो कार्य किया है। इन्होंने किसानों के लिए मददगार होने वाले एक रॉकेट का आविष्कार किया है आर्यन सिंह ने, इसलिए उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप की। ठीक है, तो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप एवं माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते, है ना। तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक जीते अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में। और इन स्पर्धाओं में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, तो राजस्थान का 4था स्थान रहा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में जितेंद्र सिंह भाटी पुलिस उप अधीक्षक को बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप एवं मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और राजस्थान पुलिस की जो घोड़ी है रूही, उसको बेस्ट हॉर्स ऑफ द चैंपियनशिप एंड चेतक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो राजस्थान पुलिस की घोड़ी कौन सी, रूही, उस रूही को बेस्ट हॉर्स ऑफ द चैंपियनशिप एवं चेतक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जबकि जितेंद्र सिंह भाटी को बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप एवं मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, है ना, जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई, श्री महावीर जी करौली के अंदर। ये 46वां संस्करण था। इसका आयोजन भारतीय हैंडबॉल संघ और राजस्थान हैंडबॉल संघ दोनों के तत्वावधान में हुआ, क्योंकि जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल है तो इसमें भारतीय हैंडबॉल और राजस्थान का हैंडबॉल दोनों का जो हैंडबॉल का महासंघ है उसने इसका जो है वो आयोजन किया। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता है, जबकि हरियाणा की टीम जो है उसको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से अपन लोग देखें तो स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ है, हरियाणा को प्राप्त हुआ है। रजत पदक किसको प्राप्त हुआ है, राजस्थान को प्राप्त हुआ है। किसके अंदर प्राप्त हुआ है, जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में, है ना। तो ये नतीजे किसके हैं, राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता। और राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता भी किससे संबंधित है, जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता की बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, दुर्गापुरा जयपुर में। उसने भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन जो है और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को किया। तो भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, दुर्गापुरा जयपुर में। किसने किया, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये 3 दिवसीय आयोजन सोसाइटी फॉर हार्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और सब्जी विज्ञान संभाग पूसा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
ठीक है। स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन और बागवानी से संबंधित है। उसके बाद में इलेक्शन बड़ी ऐप, ठीक है। अब इलेक्शन बड़ी ये एक ऐप है। इस ऐप के लिए श्री गंगानगर के जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को जो है प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया, ठीक है। तो 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आईटी पहल, है ना, यानी राजस्थान का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार किया गया और एक पहल की गई उस इनिशिएटिव के कारण। और एक ऐप जो था, उस ऐप का नाम क्या है, इलेक्शन बड़ी। और ये ऐप कहाँ, किसने जारी किया था, तो ये जो ऐप है वो श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने जो है वो इसके ऊपर काम किया। तो श्री गंगानगर जो है उसके जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान आईटी पहल इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया। और ये सम्मान जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 के तहत प्रदान किया गया। तो सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 के तहत राजस्थान के गंगानगर के जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा चुनाव 2023 16वीं विधानसभा के दौरान आईटी के क्षेत्र में नवाचार और इनिशिएटिव लेने के कारण एक ऐप जो है वो उन्होंने एक ऐप का जो है वो निर्माण किया था, जिसका नाम क्या, इलेक्शन बड़ी नामक एक ऐप थी। और उस ऐप के माध्यम से उन्होंने जो है वो आईटी की एक पहल की थी, इसलिए उनको जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। तो ऐप का नाम क्या है, आईटी से संबंधित चुनावों को लेकर के ऐप है, उसका नाम है इलेक्शन बड़ी। किसने, तो श्री गंगानगर के जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई, बीकानेर के अंदर आयोजित की गई, ठीक है। और इसके अंदर 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई बीकानेर के अंदर। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, लड़कों और लड़कियों दोनों वर्ग में 17 वर्ष से कम आयु में राजस्थान की टीमों ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जो है अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, और वो खबर है इंडिया स्टोन मार्ट 2024 से संबंधित है, ठीक है। तो इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया। और जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। और इस स्टोन मार्ट में आर्किटेक्ट संगोष्ठी जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल भी आयोजित हुआ तथा स्टोन उद्योग पर तकनीकी सेमिनार एवं शिल्पग्राम का भी आयोजन किया गया। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर के अंदर किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी व्याय महाअभियान, ठीक है। तो इसमें देश भर में विशेष रूप से कमजोर 15 जनजातीय समूहों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी व्याय महाअभियान जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी व्याय महाअभियान, जिसको पीएम जन मन कहा गया है, ये पूरे देश में शुरू किया गया। और किसके लिए शुरू किया गया है, कमज़ोर वर्गों के लिए। और उसमें कितने जनजातीय समूह आते हैं, 15 जनजातीय समूह आते हैं, जिसके तहत अगर अपन लोग देखें तो आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, संचार, इन सभी को लेकर के और फिर काम किया जाएगा। और इन 15 जनजाति समूहों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो राजस्थान में पीएम जनमन का लाभ सहरिया बहुल 12 जिले को मिला है ना। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, 12 में। तो सहरिया बहुल 12 जिले को जो है वो इसका सर्वाधिक लाभ मिला है, पीएम जनमन का लाभ मिला है। और पीएम जनमन की अगर अपन लोग देखें तो ये पूरी योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी व्याय महाअभियान योजना, ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जिनका आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया गया, कहाँ पर किया गया, तमिलनाडु के अंदर किया गया। और तमिलनाडु के अंदर जो ये किया गया तो उसके जो मलखंब टीम जो है उसके कोच कौन है, सांचौर निवासी शंकर चंदेरिया को इसका कोच नियुक्त किया गया, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024
और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में 4 शहरों में किया गया, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में किया गया, है ना। तो कहाँ पर किया गया? ये तमिलनाडु के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से राजस्थान के मलखंब की जो टीम है उसका कोच सांचौर निवासी शंकर चंदेरिया को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मनाया गया। और उसके अंदर अगर अपन लोग देखें तो हमारे जो उस समय के राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट सेवा देने वाले राज्य के 4 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया राज्य के पुलिस सेवा में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले 4 पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों को। किसने सम्मानित किया? राजस्थान के उस समय के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह था? 75वां, 26 जनवरी 2024 को। कहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया था राज्य स्तरीय? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और वो 4 कौन कौन से अधिकारी थे? तो IPS एक तो है प्रशाखा माथुर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रशाखा माथुर। ठीक है, उसके बाद में सेवानिवृत्त उप निरीक्षक प्रेम सिंह। दूसरे कौन थे? प्रेम सिंह, जो कि सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हैं। उसके बाद भीम सिंह शर्मा। कौन है इसके बाद? इसके बाद हैं आपके भीम सिंह शर्मा। ठीक है, और भीम सिंह शर्मा के बाद में कौन है? हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार निगम। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ब्रजेश कुमार निगम। तो इस प्रकार से इन 4 लोगों को जो है वो अगर अपन लोग देखें तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। प्रशाखा माथुर, प्रेम सिंह, भीम सिंह शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इन 4 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रशाखा माथुर, प्रेम सिंह, भीम सिंह शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम शामिल है। ठीक है, तो ये जो है वो अगर अपन लोग देखें तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। उसके बाद में 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस सचिन मित्तल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस S सेंगाथिर का चयन राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए किया गया है। ठीक है, इनके अलावा राजस्थान पुलिस के 16 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिस पदक की घोषणा की गई है। तो अब हम लोग जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। 21 से 23 जनवरी 2024 को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में किसान मेला आयोजित किया गया। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोबनेर है, और वहाँ पर किसान मेला आयोजित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस को राजस्थान में वर्ष 2024 में कैरियर डे के रूप में मनाया गया। ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय युवा दिवस को राजस्थान में कैरियर डे के रूप में मनाया गया। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 को जयपुर जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान कलंक मिटाए गरिमा अपनाए थीम पर आधारित है। ठीक है, तो कलंक मिटाएं और गरिमा अपनाएं, ये इस थीम पर कौन सा अभियान है? तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, और इसका आयोजन जयपुर जिले में किया गया। उसके बाद में 16 दिसंबर 2023 को राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया है? तो संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखें तो 13 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया जयपुर के अंदर। ठीक है, और इस प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपैथी यानी कि चिकित्सा में इलेक्ट्रोपैथी यानी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान बना है। ठीक है, और राजस्थान ने जो है वो जयपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया।
है ना। तो इस प्रकार से ये जो है वो महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद हम लोग देखें अगर तो यहाँ कोटा के अंदर वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोटा में। किसके द्वारा किया गया? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। उन्होंने बालोतरा के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा 112, उसमें जोधपुर और बाड़मेर रेलवे स्टेशन के ऊपर उस सेक्शन पर राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का जो है लोकार्पण किया है। तो राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कहाँ किया गया है? जोधपुर बाड़मेर का जो रेलवे सेक्शन है वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 112 में बालोतरा बाड़मेर के अंदर नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। उसके बाद में जोधपुर में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन्ग टेनिस स्पर्धा के 17 आयु वर्ग में राजस्थान की छात्रा टीम ने तमिलनाडु को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय स्कूली लॉन्ग टेनिस स्पर्धा के 17 वर्ष की आयु में राजस्थान की छात्रा टीम ने जो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने जन समूह को तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ाकर दुनिया में पहली बार तनाव प्रबंधन से संबंधित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक में विश्व में पहली बार रिकॉर्ड के लिए तनाव प्रबंधन की श्रेणी को भी शामिल किया है। तो गिनीज बुक ने पहली बार रिकॉर्ड के लिए तनाव प्रबंधन की एक श्रेणी को शामिल किया और उसमें पहली ही बार में मेवाड़ के राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के द्वारा जन समूह को तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ाया गया और दुनिया में पहली बार ऐसा करने पर यानी तनाव प्रबंधन से संबंधित काम करने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने जयपुर की यात्रा की। ये भी महत्वपूर्ण है। तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 78वां अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। और उन्होंने जयपुर की भी यात्रा की और उसके बाद में उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जो समारोह था उसके अंदर मुख्य आतिथ्य का पद भी स्वीकार किया था। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो फैशन एक्सपो सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। उसके बाद में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय 11वां ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, ये कुछ खबरें हैं। उसके बाद में अपन लोग देखें तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी जयपुर की यात्रा पर जनवरी में आए थे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम और डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता के उत्कृष्ट पैमाने प्राप्त करने तथा डूंगरपुर नगर परिषद को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्वच्छता को निर्धारित पैमाने का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया, जबकि राजस्थान को 27 राज्यों में 25वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है वो कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। इस निधि को पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने बंद कर दिया गया था। ये एक ऐसी योजना है जो पेंशन से संबंधित है और इसमें राजस्थान के लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि एक पेंशन योजना है जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन तथा 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यानी लोकतंत्र के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी के रूप में काम किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार जो है 20,000 रुपये मासिक पेंशन तथा 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराती है, जिसको राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को शुरू किया गया था और उसको फिर राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी 2024 को पुनः शुरू किया, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। तो ये जनवरी से संबंधित राजस्थान का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमने आपके साथ में शेयर किया है। उम्मीद है आपको हमारा ये जो नवाचार है वो पसंद आ रहा होगा। कल आपने भारत और विश्व का जनवरी माह का करंट अफेयर्स पढ़ा और आज हमने राजस्थान का जनवरी माह का करंट अफेयर्स पढ़ा है। आप अपना जो सुझाव है और आपका फीडबैक है वो हमको देते रहिए। हम और भी अधिक बेहतर प्रयास आपके आने वाले भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।